नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 21 जुलाई की तारीख नोट कर लीजिए। एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होने वाली है। पूरा एनडीए एक साथ दिखेगा। एनडीए के एक एक सांसद को इस मीटिंग में बुलाया गया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एनडीए में इस वक्त 298 सांसद हैं और मीटिंग में उन सांसदों को भी बुलाया गया है जो तब तक एनडीए में शामिल हो जाएंगे, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना से टूटकर आए 6 सांसद, ममता बनर्जी की पार्टी से टूटकर आए 20 सांसद। जुलाई के चौथे हफ्ते में सरकार डीलिमिटेशन बिल ला सकती है। इसे लोकसभा से पास कराने के लिए सरकार को 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अप्रैल के महीने में यही बिल आया था, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया, गिर गया। मोदी सरकार के पास 360 सांसद कैसे आएंगे, किस किस पार्टी से बात चल रही है, कौन कौन से दल टूटने वाले हैं, कौन कौन से दल पूरा ही एनडीए में मर्ज हो जाएंगे, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब की बार नरेंद्र मोदी 360 के पार। आप सोचेंगे कैसे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2026 में ही 2029 का प्लान बना लिया। आप पूछेंगे कैसे? मोदी ने अप्रैल 2026 में ही चेतावनी जारी कर दी थी। जुलाई 2026 में मोदी विपक्ष के खेमे में भूकंप लाने जा रहे हैं। जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। इन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। सपा भी इसमें चूक गई। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। नरेंद्र मोदी जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, वो वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी जिस संख्या बल की बात कर रहे थे, वो संख्या बल भी अब मोदी के साथ आ चुका है। नरेंद्र मोदी जुलाई में किस मौके की तलाश में है? किस संख्या बल के दम पर कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका देने वाले हैं? यह समझने के लिए 90 दिन पीछे जाना पड़ेगा। 17 अप्रैल 2026 को डीलिमिटेशन के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल तब पास नहीं हो पाया था। उस वक्त 298 वोट पक्ष में पड़े थे और 230 वोट विपक्ष में पड़े थे। मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। अप्रैल 2026 में बिल असफल हो गया क्योंकि संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है और कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी जैसी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को धोखा दे दिया, बिल पास नहीं होने दिया। उस दिन संविधान के 131वें संशोधन बिल को पास कराने के लिए 528 में से 2/3 यानी करीब 352 वोट चाहिए थे, लेकिन मोदी सिर्फ 298 वोट ही हासिल कर पाए। तब नरेंद्र मोदी को 54 सीटें कम पड़ गईं। मगर अब मोदी एक नया दांव खेल रहे हैं। विपक्ष के पुराने धोखे से सबक ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार सोमवार से शुरू हुए मॉनसून सत्र में एक बार फिर से डील केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लिमिटेशन बिल लाने जा रही है और इस बार मोदी की तगड़ी तैयारी है, क्योंकि अब की बार बिल गिरने के लिए नहीं, पास होने के लिए आ रहा है और इसके लिए मोदी ने जरूरी नंबर इकट्ठा कर लिए हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले, डीलिमिटेशन बिल आने से पहले मोदी का नंबर 360 के पार जा चुका है। अब आप सोचेंगे 90 दिन पहले 298 पर अटकी मोदी सरकार अचानक से 360 के पार कैसे पहुंच गई है? तो इसका जवाब देख लीजिए। मोदी के पास 298 तो पहले से ही है, इसमें टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसद जोड़ दीजिए, शिवसेना यूबीटी से अलग होने वाले 6 सांसद जोड़ दीजिए, एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद जोड़ दीजिए, यहां पर एनडीए 332 पर पहुंच जाती है। इसके अलावा डीएमके के 22, वाईएसआरसीपी के 4 और शिवसेना यूबीटी के 3 सांसद भी डीलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का साथ दे सकते हैं। 332 प्लस 29 को जोड़ लिया जाए तो टोटल नंबर पहुंच जाता है 361 पर, यानी बिल के समर्थन में 2/3 वोट पड़ने का रास्ता अब साफ हो चुका है। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार डीलिमिटेशन बिल पर कुछ नया लेकर नहीं आ रही है। बिल सेम टू सेम वही है जो अप्रैल में आया था, सेम चीज रिपीट हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अमित शाह 50% की गारंटी वाले फुल प्रूफ प्लान के साथ बिल लाने जा रहे हैं। वही गारंटी जो 17 अप्रैल 2026 को अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर दी थी। कहा था कि अगर गारंटी चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद करो, अभी ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? याद कीजिए, अप्रैल 2026 में इसी 50% वाले क्लॉज को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने इतना हंगामा खड़ा किया था कि बिल पास ना हो सका, मगर डीलिमिटेशन बिल पर संसद में चर्चा से पहले भी कुछ हुआ था। 15 अप्रैल 2026 को सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष ने हर राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाए जाने की बात कही थी और डीलिमिटेशन को संवैधानिक सुरक्षा के साथ समर्थन का हिंट दिया था। उसी दिन संसद सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। ये उसी बैठक की तस्वीरें हैं, मगर जो बात 15 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक में की गई, विपक्ष की बैठक में की गई, विपक्ष ने लोकसभा के भीतर उस पर हामी नहीं भरी। उस दिन खुद केसी वेणुगोपाल ने सदन में स्वीकारा था कि विपक्ष ने सरकार को सर्वदलीय बैठक में हर राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाए जाने की बात कही थी, जिसके जवाब में खुद अमित शाह ने कहा था कि अगर 1 घंटे का वक्त दोगे तो मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हूं। गौर से सुनिएगा। Last minute, sir, last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? मुझे लगता है कि आपके नसीब में यस लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा साहब। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी, एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो? हाँ जी, मैं तैयार हूं। 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे।
लेकिन अमित शाह की गारंटी के बावजूद विपक्ष ने अप्रैल 2026 में मोदी सरकार का साथ नहीं दिया, डीलिमिटेशन बिल पास नहीं होने दिया। अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष को बहुत समझाने की कोशिश की थी। नरेंद्र मोदी तो बाकायदा विपक्ष को गारंटी दे रहे थे, क्रेडिट का ब्लैंक चेक ऑफर कर रहे थे, कह रहे थे बिल पास करा दो, सरकारी खर्चे पर विपक्षी नेताओं की फोटो भी छपवा दी जाएगी, विपक्ष की वाहवाही भी हो जाएगी। उस वक्त मोदी खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, वो तो इंडिया अलायंस को क्रेडिट देना चाहते थे। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा। क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को अप्रैल में ही समझाया था कि गलती मत करो, बिल का समर्थन करो, सियासत मत करो, बिल का साथ दो। विपक्ष नहीं माना, विपक्ष ने पश्चाताप नहीं किया। मोदी तो मुफ्त का क्रेडिट भी दे रहे थे, विपक्ष ने वो लेने से भी मना कर दिया, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया। वो भी तब जब मोदी ने डीलिमिटेशन बिल पर सब कुछ साफ साफ बताया था, कुछ नहीं छुपाया था। निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है,
उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। फिर इसके बाद आई 4 मई की तारीख और मोदी विरोधी खेमा खंड खंड हो गया, तितर बितर हो गया। ये चेतावनी भी अमित शाह ने अप्रैल में ही जारी कर दी थी। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी खंड खंड हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। टीएमसी में टूट का सिलसिला ऐसे चल पड़ा जो आज तक जारी है। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे के साथ दिल्ली पहुंच गए। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार चली गई। कांग्रेस ने डीएमके को ऐसा धोखा दिया कि डीएमके ने भी राहुल की पार्टी से दूरी बना ली। एनसीपी शरद पवार भी धीरे धीरे इंडी अलायंस से छिटककर एनडीए की तरफ आती दिख रही है। एनसीपी अजित पवार से मर्जर की बात फाइनल स्टेज पर है। यूपी में सपा से लेकर बिहार में आरजेडी तक दोनों के खेमे में हलचल तेज हो गई है। अचानक से उत्तर और पश्चिम में हवा बदलने लगी है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था। अभी जो सत्ता में है उनको लोकशाही में हम कहते हैं मेजोरिटी बहुमत को महत्व होता है और अभी ये 6 सांसद आने की वजह से यहाँ पर शिवसेना का बहुमत बढ़ चुका है। इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। अच्छी बात है, अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे। देखिए, जो काम जो नहीं करेगा उसकी हालत पश्चिम बंगाल जैसी होगी, समझ लो। जब बिल आएगा तब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी हमारे पक्ष के प्रमुख है, उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपनी राय देंगे। हमारी पार्टी की भूमिका उद्धव जी तय करेंगे ना, हम थोड़ा ही तय करते हैं। उसमें अगर समर्थन करना है तो समर्थन करेंगे, कागज पे आने दो, उसके बाद में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब से चर्चा करके हम तय करेंगे। ममता बनर्जी ने अगर अप्रैल 2026 में मोदी की बात मान ली होती तो आज उनकी पार्टी की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उस दिन मोदी की बात सुन ली होती तो आज उनके 6 सांसद बागी ना हुए होते, यूबीटी बच गया होता, इंडी बच गया होता। विपक्षी खेमे खासकर कांग्रेस पार्टी को अंदाजा लग गया है कि मोदी ने एक और मौका उनके हाथ से छीन लिया है। इंडी में शामिल पार्टियों को ही कांग्रेस के खिलाफ कर दिया है और ये चेतावनी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रह्म के पोस्ट से साफ साफ क्लियर हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की भाषा बता रही है कि इंडी में टूट भी पड़ चुकी है और डिलिमिटेशन बिल पास होने का रास्ता भी साफ हो चुका है। आज के दिन पीओके का इतिहास बदलने वाला है। 15 जुलाई की सुबह से पीओके में जो सनसनी उठी है तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में थरथराहट फैल गई है। पीओके के हर हिस्से से लाखों लोग राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े हैं। मकसद सिर्फ एक है, मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत को उखाड़ फेंकना और असेंबली पर कब्जा करना। पीओके की रफ्तार और आजादी की हुंकार, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। ये मुतनाज़ा नहीं है,
ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है। ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है। ये मुतनाज़ा नहीं है, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद निकलने से पहले पीओके के बागियों ने पाकिस्तान के गले की नस ही काट दी। पीओके ने कफन बांध लिया। और आज भाई साथ में अपना कफन लेके आए हैं। भाई ये कफन क्यों लेके आए हैं आप? सामने टैंक ऑन, सामने मिसाइल ऑन, असा टकरा जाएंगे। कश्मीरी जदू निकलने फिर अपनी कश्तियां जला के निकलने। 15 जुलाई पीओके में आजादी लाई। आजादी है लोगों, आटा मंगिया क्या कोली, बिजली मंगी क्या कोली, पानी मंगिया क्या कोली। फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। 15 जुलाई की ये तारीख पीओके के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। रावला कोर्ट के ईदगाह ग्राउंड पर पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और नीचे कम से कम 1.5 लाख लोगों की भीड़ पाकिस्तान के ठेकेदारों को खुलेआम चुनौती दे रही है। पंद्रह जुलाई की सुबह सुबह पीओके के लोगों ने अपने शहीदों के जनाजे पर नमाज पढ़ी, उनको अंतिम विदाई दी और फिर पाकिस्तान से अंतिम विदाई का बिगुल फूंक दिया। तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद के लिए लाखों का जुलूस रवाना हो गया है। ये भीड़ मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की कठपुतली असेंबली को घेरेगी, उस पर कब्जा करेगी और वहीं असेंबली में ही धरने पर बैठ जाएगी। हालांकि तुम्हें पता है कि सावन का महीना है और तेज तरीन बारिश हुई है। उस बारिश के बावजूद जिंदा दिलाने कश्मीर एक यूर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। दरेक ने अंदर 41 दिन तो मौजूद हैं। सामने टैंक ऑन, सामने मिसाइल ऑन, असा टकरा जाएंगे। पुरअमन तरीके नाल इंशाल्लाह निकलेंगे। कश्मीरी जदू निकलने फिर अपनी कश्तियां जला के निकलने। एक बार मेरा फिर पैगाम है पूरी रियासत की कि तुसा हर अपने शहर ने अंदर निकलो, हर गली मोहल्ले कूचे ने अंदर निकलो और दुनिया की दास्तानों के ऐसा पूरा मना और अपना हक लेना जानने इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद रवाना होने से पहले पीओके के आंदोलनकारियों ने पाकिस्तान के साथ बचे खुचे रिश्तों का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। पाकिस्तान सालों से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा है और उसके कब्जे वाला जम्मू कश्मीर तो आजाद है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का नाम ही आजाद कश्मीर रख दिया। लेकिन पीओके के लोगों ने आज खुद ये ऐलान कर दिया कि पीओके पर असल में पाकिस्तान का कब्जा है और इसी कब्जे से आजादी की जंग वो लड़ रहे हैं। ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका है, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहीं पर पाकिस्तानी फौज और पुलिस की सबसे ज्यादा तैनाती है। इसके बावजूद दक्षिण में भिंबर, मीरपुर, कोटली, रावला कोट से और उत्तर में
नीलम घाटी की ओर से सैकड़ों काफिले मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़े हैं। इन रास्तों में भी जगह जगह मुनीर की फौज पहरा देकर बैठी है कि लोगों को मुजफ्फराबाद ना पहुंचने दिया जाए, लेकिन पीओके के लोगों ने सिर पर कफन बांध लिया है। इन भाई को गोली लगी थी। और भाई कौन सी टांग में गोली लगी थी आपको? ये कौन सी डेट को लगी थी? तकरीबन 14 तारीख को इनको गोली लगी थी। 2 दिनों के बाद वापस ये धरने में आ गए थे और आज भाई साथ में अपना कफन लेके आए हैं। भाई ये कफन क्यों लेके आए हैं आप? कफन इसलिए लेके आए हैं, हम आगे के हमारे पास तो कोई चीज नहीं रही है, हमारे पास ना सोटी है ना कुछ है, उनके पास तो गोलियां हैं, वो तो हमें गोली मारेंगे। हम सीना पेश करने के लिए उनके पास आए हैं, इसलिए हम अपना कफन साथ लेके आए हैं। और आपके एक भाई मैंने सुना है कि वो शहीद भी हुए इस मामले में, वो कब शहीद हुए थे? वो पिछले धरने में हो गए। रावला कोर्ट में धरना 41 दिनों से चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तानी फौज 80 से ज्यादा लाशें गिरा चुकी है। घायलों की तादाद 500 से ज्यादा है, जबकि 100 प्रदर्शनकारी लापता हैं। लेकिन गोली खाकर भी पीओके के लोग पाकिस्तान के आगे झुकने को तैयार नहीं। श्रीनगर की आजादी का फर्जी रट्टा मारने वाले पाकिस्तान से आज मुंह खोलते नहीं बन रहा कि वो पीओके में आजादी मांगने वालों को गोली क्यों मार रहा है। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। 78 साल श्रीनगर की ट्रक नहीं बत्ती मगर लाई रखा। श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो, जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा। ये आजादी है लोगों, आटा मंगया त्या कोली, बिजली मंगी त्या कोली, पानी मंगया त्या कोली, हुक्मरानी मंगी त्या कोली। दरअसल पाकिस्तानी गोलियों की असली वजह चुनाव है। 27 जुलाई को पीओके में वोटिंग है। फर्जी चुनावों के जरिए मुनीर पीओके में अपनी नई कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है, लेकिन इस बार पीओके के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि वो ना तो चुनाव में हिस्सा लेंगे, ना ये फर्जी चुनाव होने देंगे। इंतखाबात का जहां तक मामला है, इंतखाबात में भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाएगा। इलेक्शन इस रात का मौका दिया जाएगा तो इलेक्शन होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे। किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे, किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। आवाम जाएंगे नहीं, आवाम जाएंगे नहीं, पोलिंग स्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे। असल सच आप पढ़ रहे हैं, इस पिंडाल में पढ़ रहे हैं, आप इस मजमे में पढ़ रहे हैं, आप इस पिछले 1.5 माह से आप मर्द और खवातीन पढ़ रही हैं। हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी हैं, रियासत अवाम से है और रियासत अवाम से है और अवाम ही रियासत है। सुपीरियर रियासत अवाम है, अवाम ताकत है और अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी। मुनीर की गर्दन पकड़ने के लिए काफिले बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्ते खचाखच भर गए हैं। ना तो पीओके में मुनीर फर्जी चुनाव करा पाएगा, ना अपनी कठपुतली बिठा पाएगा। होगा तो बस यही कि मुनीर और उसके मोहरे पीओके छोड़कर भागेंगे। बच्चे बच्चे की जुबान पर यही कसम है। बच्चे बच्चों को डरा कर रखा है, इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके डेंजर से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे? नहीं। और हम लोग इससे पहले 6 बार इस धरने में आ चुके हैं और इसके बाद तक भी आएंगे। पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार देती है। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश है, ना उल्टी खंग है, बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही। और जब भी लेती है तो कहते हैं दहशतगर्द है, कश्मीर में दहशतगर्द है। अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चे को इधर लेके आती, ये कोई दहशतगर्द है। पीओके का एक एक शख्स मुजफ्फराबाद के रास्ते में है और इधर पूरा पीओके वीरान पड़ा है। बाजार, दुकानें 41 दिनों के बाद भी बंद हैं। फौजी धमकियां धरी की धरी रह गईं। पीओके में एक भी शटर नहीं उठी। इसी का बदला लेने के लिए मुनीर ने पीओके का राशन बंद कर दिया था, लेकिन ये चाल भी फेल हो गई।